बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में हम पढ़ने जा रहे हैं संसद की प्रभुसत्ता पर सीमाएं। संसद की प्रभुसत्ता, सर्वोच्चता, असीमित शक्तियों के बारे में हमने पहले उल्लेख किया, जिसमें मूल रूप से ये बात सामने आई कि संविधान अलिखित होने के कारण ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता पाई जाती है। संघात्मक होते हुए भी एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं, इसलिए संसद सर्वोच्च मानी गई है। संविधान कठोर होने की बजाय लचीले रूप में काम करता है, यह भी एक कारण रहा संसद की सर्वोच्चता का। यहाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका वीटो लागू नहीं होता, इस कारण भी संसद की प्रभुसत्ता बनी हुई है। समय समय अनुसार आवश्यकता को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए संसद द्वारा जिन अधिनियमों की संरचना की गई, उन्हें भी कानून का रूप दिया गया, कानून का रूप माना गया। यह भी संसद की प्रभुसत्ता का एक कारण रहा। न्यायिक सर्वोच्चता का यहाँ अभाव देखने को मिला कि न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय द्वारा फिर से जांच की जाए या न्यायालय द्वारा संसद के कानूनों को अवैध घोषित करने का या कार्यपालिका के आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार या सर्वोच्चता यहाँ न्यायपालिका को कम दिखाई देती है। यह भी एक कारण रहा कि संसद अपने आप में सर्वोच्च मानी गई। जैसा कि हमने पहले भी बताया न्यूमैन के अनुसार कि कॉमन सभा में संसद निवास करती है, यानी 2 सदन देखने को है, लाड़ सभा उपस्थित है, लेकिन फाइनल जो है वो संसद ही, पहला सदन ही काम करता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था भी इसका एक मुख्य कारण है कि बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के द्वारा उसी दल में से मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। यह भी संसद की सर्वोच्चता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संसद समय समय पर कार्यपालिका को नियंत्रित करती रहती है, कर सकती है। तो ये सब मुख्य बिंदु जो थे वो संसद को सर्वोच्च बनाते। लेकिन ये सिद्धांत था। जब हम व्यवहार के अध्ययन पर जाते हैं तो हमारे सामने ये पहलू आता है कि संसद सर्वोच्च होते हुए भी सर्वोच्च नहीं है। इसके मुख्य कारण क्या रहे? इसके सबसे मुख्य कारण हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 5 साल के टाइम पीरियड में राजनीतिक दलों को इलेक्शन सिस्टम के माध्यम से प्रतिनिधित्व शासन व्यवस्था को प्राप्त करने का सुअवसर मिलता, जिसमें फाइनल डिसीजन या अंतिम निर्णायक के रूप में ब्रिटेन की जनता को जनमत की शक्ति प्राप्त है। जिस दल को जनमत की शक्ति या जनता का बहुमत, जनता का समर्थन प्राप्त हो जाता है, वो लोकसभा अर्थात कॉमन सभा जिसको कहते हैं, निम्न सदन में रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करने के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो मुख्य जो बात सामने आती है वो है लोकमत की शक्ति। बिना जनमत की शक्ति को हासिल किए संसद सदस्य न तो कानून निर्माण करने की शक्ति हासिल कर सकते हैं, ना सत्ता के रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, न ही उनमें नेतृत्व की क्वालिटी पैदा हो सकती है। तो जनमत की शक्ति के माध्यम से संसद चाहे कितनी भी सर्वोच्च क्यों न हो, वो मर्यादित होकर ही उसे कार्य करना पड़ता है। जन भावनाओं के अनुरूप ही उसको कार्य करना पड़ता है, जन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको कार्य करना पड़ता है। अन्यथा जनमत की शक्ति हासिल करने में उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो हुआ पहला महत्वपूर्ण पहलू कि जनमत की शक्ति के द्वारा संसद को मर्यादित किया जा सकता है।
फिर दूसरा पहलू ये भी आता है कि ये लचीला संविधान है और साधारण बहुमत से संसद कानून बना सकती है, कानून में परिवर्तन कर सकती है, सत्य है। लेकिन संसद द्वारा जो राज्यसभा की शक्तियों को कम करने के लिए कानून बनाए गए, जैसे 1911 का और 1949 का संसदीय अधिनियम, तो वो संसद ने अपनी मनमानी से उन कानूनों की संरचना नहीं की। आम चुनाव में जनता के समक्ष इन पहलुओं को अपने चुनावी घोषणा पत्र में संसद के माध्यम से जनता को अवगत करवाया जाता है कि हम आगामी समय में, आने वाले समय में ये संशोधन करने जा रहे हैं या ये परिवर्तन करने जा रहे हैं या किसी शक्तियों में कटौती करने जा रहे हैं। तो जनता की नॉलेज में होती है वो बात, यानी चुनावी घोषणा पत्र में जनता को उससे अवगत करवाया जाता है। जब जनता को किसी संशोधन के बारे में, किसी परिवर्तन के बारे में अवगत कराना ज़रूरी है, तो ये मान के चलिए आप कि ये मर्यादाएं, ये सीमाएं हैं, यानी संसद सर्वोच्च होते हुए भी मर्यादित होकर काम करती है। और सबसे बड़ी मर्यादा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी संस्था रिस्पॉन्सिबल होकर कार्य करती है उस पर नैतिक बंधन होते हैं, उस पर धार्मिक बंधन होते हैं। नैतिक बंधन और धार्मिक बंधन वो अपने आप में सीमाएं हैं, यानी जिस कार्य के, जिस उद्देश्य के, जिस लक्ष्य के लिए संसद का निर्माण होता है वो मुख्य ध्येय है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अर्थात जनहितकारी कार्य को संपन्न करना। तो संसद पर नीतिपरायण होकर कार्य करने के मर्यादाएं रहती हैं कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, किस रूप में काम किया जाए, किस तरह से डिसीजन लिया जाए, किस तरह से योजनाएं क्रियान्वित की जाए, किस तरह से निर्णायक भूमिका अदा की जाए। जनता के हितों को ध्यान में रखकर ही संसद को अधिनियम, कानून, नीतियाँ, योजनाएं, इन सब का निर्माण करना पड़ता है। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण पहलू और भी है, वो है अभिसमय। अभिसमय से तात्पर्य पहले बता दूं, अभिसमय का मतलब है रीति रिवाज, परंपराएं, आदतें, व्यवहार, लोकाचार, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, धर्म, कुटुंब, कबीला, चर्च इत्यादि। ब्रिटेन वासी अभिसमय में बहुत अधिक निष्ठा रखते हैं, अर्थात परंपराओं का निर्वहन करने में आस्था और निष्ठा और विश्वास रखते हैं। इसलिए संसद को अभिसमयों के अनुरूप ही कार्य करना पड़ता है, अर्थात अभिसमयों को इग्नोर करके, अभिसमयों की अनदेखी करके संसद कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि संसद के बारे में कहा जाता है इतनी सर्वोच्च है कि मरे हुए पर मुकदमा चला दे, बच्चे को बूढ़ा सिद्ध कर दे। लेकिन अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो हम ये पाते हैं कि संसद पर अनेकों अनेक मर्यादाएं, अभिसमयों की अनुपालना जरूरी है। और अभिसमय जब स्थायी रूप ग्रहण कर लेते हैं तो उन्हें कानून कहा जाता है, यानी स्थायित्व उनमें आ गया तो वो कानून है और नियमानुसार ही सभी को अपने अपने कार्य करने पड़ते हैं। जैसे कहा जाता है सिद्धांत के तौर पे कि संसद इतनी सर्वोच्च है कि 5 सालों का काम 1 साल में पूरा कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा उस पर कार्यपालिका वीटो लागू हो रहा है, कौन सा उस पर न्यायपालिका वीटो लागू हो रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्यवहारिक बातें हैं, जो व्यवहार कुशल वाली बातें हैं, वो ये है कि बजट जैसे है कि वार्षिक बजट हर साल पेश होता है, वित्त विभाग बनाता है, निम्न सदन में प्रस्तुत करता है, उस पर परिचर्चा होती है, उस पर वाचन होते हैं, उस पर वोटिंग होती है और अनुसमर्थन प्राप्त करने के बाद बजट को दूसरे अंग के पास भेजा जाता है। तो आगामी 5 सालों का कार्य संभव नहीं है। हर साल होने वाला कार्य,
हर साल होने वाले आय व्यय का लेखा जोखा, क्या योजनाएं हैं, क्रियान्वयन कितना हो पाएगा, ये सब बातें जो नीति निर्धारक बातें हैं उसमें हर तरह से सोच समझकर परिस्थितियों के अनुरूप, बजट के अनुरूप कार्यों को क्रियान्वित करने का दायित्व संसद का माना जाता है। ये सही है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, हम पढ़ाते हैं। 2 तरह की व्यवस्थापिका है, हम पढ़ाते हैं। 2 तरह की कार्यपालिका है, हम पढ़ाते हैं। लेकिन जैसे हम राजमुकुट के बारे में भी कहते हैं, राजमुकुट माने जो राजा के शीश पर धारण किया जाता है, लेकिन व्यवहार में उसका तात्पर्य संपूर्ण सरकार। और उस संपूर्ण सरकार में संसद का पहला अंग, संसद का दूसरा अंग, कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, सम्राट, कॉमन सभा, लाड सभा, ये सब मिलकर कार्य करते हैं। और जब मिलकर कार्य होता है, सहयोग और सामंजस्य से कार्य होता है, तो आप मान के चलिए कि एक अंग दूसरे अंग से समय लेता है, सहयोग लेता है, या उन्हें अपने कुछ कार्य सौंप देता है, तो ये सब कार्य मिलजुल कर जो संपन्न किए जाते हैं उसमें निश्चित रूप से कुछ मर्यादाएं और कुछ सीमाएं निर्धारित होती हैं। उसके अकॉर्डिंग ही, उसके अनुरूप ही शासन सत्ताएं अपना कार्य संचालन करती हैं। तो आज हमने संसद की सर्वोच्चता पर कुछ सीमाएं भी हैं इस क्वेश्चन को हल किया है कि संसद सर्वोच्च है, लेकिन सर्वोच्च होते हुए भी सर्वोच्च नहीं है, वो भी मर्यादित होकर ही कार्य करती है। उसके दायित्व बहुत बड़े हैं और उन दायित्वों की पूर्ति करने में उसे हर तरह से विधि के शासन का, नैतिक बंधनों का, अभिसमयों का, धर्मपरायणता का, निश्चित समय के इलेक्शन सिस्टम का, संवैधानिक संशोधनों का, प्रत्येक अंग का दूसरे अंग के साथ सहयोग का, और भी अनेक पहलुओं का ध्यान में रखकर ही उसे अपने दायित्वों की पूर्ति करनी पड़ती है।